तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कक्षा एट होम में। कल वाले वीडियो में हमने अपवर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज उसके आगे हम इस वीडियो में अपवर्तन और अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस कारण से दूसरे माध्यम में वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हमने क्या कहा था, अपवर्तन कहा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो अपवर्तन के नियमों को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को एक बार फिर से समझेंगे, जिसमें जो आने वाली किरण होती है इसको हमने क्या कहा था, आपतित किरण कहा था। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया था हमने, आई से। ठीक है, इसके अलावा जब यह आपतित किरण अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये आपतन कोण और अपवर्तित कोण दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं, यहाँ पे जब अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो हम देखते हैं पहले अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे उसमें हमने एक पहला नियम पढ़ा था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे हम अपवर्तन का पहला नियम कहेंगे। मतलब इस डायग्राम से हम समझे, जैसे ये कोई स्लैब है तो इसमें जो आपतित किरण होगी और ये अभिलंब होगा और ये तीसरा जो इसका अपवर्तित किरण होगी, ये तीनों एक ही तल में स्थित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दूसरा नियम हम देखेंगे। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण क्या, आई। तो आपतन कोण की ज्या, जिसे हम क्या कहते हैं, साइन। ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर। ठीक है, उन दोनों का अनुपात सदैव क्या होगा, एक नियतांक होता है। मतलब यदि मैं आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात निकालूं तो वह हमें एक फिक्स नियतांक प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसको हम गणितीय रूप में से लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि नियतांक। मतलब जब भी हम साइन आई में साइन आर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, नियतांक कहेंगे। ठीक है, ये जो नियतांक होता है फ्रेंड्स, यह एक मात्रकहीन राशि होती है। मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जब स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना के बारे में अध्ययन किया तो उसने क्या किया दोस्तों, इस नियतांक को उसने अपवर्तनांक नाम दिया। ठीक है, और उसे हम आज स्नेल के नियम से जानते हैं। तो ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम होने के साथ साथ हम इसे स्नेल का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम स्नेल के नियम को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। स्नेल का नियम होता क्या है। तो स्नेल ने क्या कहा, अपवर्तनांक को डिफाइन किया। फ्रेंड्स अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो ये डिसाइड करता है कि उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। ठीक है,
तो आप ध्यान रखना कि अपवर्तनांक उस माध्यम का एक क्या होता है, गुण होता है, और अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। उसको स्नेल ने किस तरह से डिफाइन किया है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। स्नेल ने कहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वह एक नियतांक निकल करके आता है, और उस नियतांक को स्नेल ने क्या नाम दिया है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब अपवर्तन का एक अंक होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अगर हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण का पता ना हो और प्रकाश की चाल पता हो, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, अगर हमें ये पता है तब भी हम उस माध्यम का क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उसके लिए स्नेल ने क्या फॉर्मूला दिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, ये किसके बराबर होता है, ये दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 2 और 1 लिखा होता है, इसका मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। और इधर अगर फॉर्मूले में हम देखेंगे तो माध्यम 1 में जो प्रकाश का वेग है, अगर हम उसमें माध्यम 2 में जो प्रकाश का वेग होगा उससे डिवाइड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें माध्यम 2 का अपवर्तनांक प्राप्त होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो अपवर्तनांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स अपवर्तनांक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपवर्तनांक के दोनों प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में जो प्रकाश का वेग है और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश का वेग है उन दोनों का अनुपात क्या होता है फ्रेंड्स, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। यहाँ पर v1 क्या हो गया, पहले वाले माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है, और दूसरे v2 क्या हो गया, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब यहाँ पर पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है और दूसरा माध्यम भी उस पहले माध्यम के अलावा कोई अन्य माध्यम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम दूसरे प्रकार के अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे जो कि क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पहला माध्यम होता है वो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे पहला माध्यम क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम पहला माध्यम सदैव हवा या निर्वात लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब प्रकाश निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो इस कंडीशन में जो अपवर्तनांक प्राप्त होगा, मतलब इसका जो नियतांक प्राप्त होगा, उस अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसको कैसे लिखेंगे अपन, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अब यहाँ पर ये सी क्या है, यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की वायु में चाल या प्रकाश की निर्वात में चाल, जो कि कितनी होती है, सी इक्वल्स टू 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है, एक फिक्स स्पीड है किसकी, प्रकाश की, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं और हम यहाँ पर कांच के अपवर्तनांक को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कल मैंने आपको बताया था कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो v लिख देता हूं मैं यहाँ पे। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इधर समझते हैं कि हवा से कोई प्रकाश की किरण ग्लास में एंटर कर रही है, किस में एंटर कर रही है,
ग्लास में एंटर कर रही है तो हवा में उसका वेग क्या था 3 × 10⁸ ठीक है। और जैसे ही वह दूसरे माध्यम मतलब ग्लास में एंटर किया तो वो क्या होगा प्रकाश अपवर्तन की घटना के अनुसार वो क्या होगा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी और उसका वेग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ग्लास में उसका वेग कितना होता है 2 × 10⁸ अब हवा में उसका वेग और ग्लास में उसका वेग इसका यूज करके हम कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा माध्यम क्या है कांच है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे μg, यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहा है हवा के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला होगा पहले माध्यम में प्रकाश का वेग मतलब कि हवा में प्रकाश का वेग अपॉन दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम क्या है फ्रेंड्स कांच। तो कांच में वेग, तो हवा में इसका वेग कितना था 3 × 10⁸ और कांच में कितना है 2 × 10⁸। जैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये निकल करके आएगा 1.5, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या निकल करके आया कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.5। तो इसी तरह से फ्रेंड अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग निकल करके आते हैं, जिनमें से कुछ अपवर्तनांकों को मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। जैसे कि हीरा जो होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.4, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला 1.5। फिर मैं बात करूं पानी की, यानी कि जल का अपवर्तनांक कितना होगा फ्रेंड्स 1.3, ठीक है। और इसके बाद बात करें हम हवा का अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड्स 1.008, इसे हम 1 भी मान लेते हैं। इसके आगे मैं बात करूं निर्वात मतलब जहां पर हवा भी नहीं है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड्स 0। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब अपवर्तनांक 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में होगा क्या। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उसका गुण होता है, ठीक है। और जिस माध्यम का या जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो पदार्थ उतनी ही क्या होगी चमकीली होगी। तो जब निर्वात में अपवर्तनांक 0 है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब अंतरिक्ष में, जहाँ पर क्या है फ्रेंड्स निर्वात है, तो अंतरिक्ष में से जब कोई व्यक्ति हमारी पृथ्वी को देखता है तो उसको जो आकाश है, जो वायुमंडल है, वो कैसा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम तो है नहीं, वहाँ पर तो निर्वात है, मतलब उसका अपवर्तनांक क्या है 0 है। तो उस कंडीशन में हमारा जो वायुमंडल है, जो आकाश है, उसका कलर कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स काला दिखाई देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है अपवर्तन के नियम, फिर हमने पढ़ा था अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, जिसमें से सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।